फिलिक नेचर है उसका। फिलिक का मतलब होता है लविंग नेचर। आप खुद बताइए, क्या मैं लविंग नेचर वाले को अपने से अलग होने दूंगा? अरे सर, मैं समझता हूँ कि उसका फिलिक नेचर है, उसका लविंग नेचर है, पर सर वो असली में फिलिक नहीं है। वो आपको लंबे समय के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। आपको उससे अभी अलग होना ज़रूरी है। यार तुम कैसे लड़के हो, समझते ही नहीं हो। आज की टाइम पे फिलिक नेचर मिलना कितना मुश्किल है। लविंग नेचर, केयरिंग नेचर मिलना कितना मुश्किल है। सर आप भी तो समझिए कि वो फिलिक सिर्फ दिखने का है, वो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम करेगा। अलग हो जाइए। अरे सर, किस बात की लड़ाई चल रही है, हमें बता दो, हम कर देते हैं अलग। हमारा दिल तो वैसे भी अंबुजा सीमेंट से बन चुका है। कर दोगे? अरे सर कर देंगे। बताओ कौन है। एक है। अरे नहीं, मतलब एक फंगस है, उसका नाम है केरेटिनोफिलिक फंगस। क्या नाम है? केरेटिनोफिलिक फंगस। और वो फंगस जो है केरेटिन से बहुत प्यार करती है। आपको पता है ना। जैसे मान लीजिए ये मेरे हेयर्स हैं, ये मेरे हेयर फॉलिकल्स हैं, और ये हेयर में मिलता है केरेटिन। क्या मिलता है? केरेटिन। और इस केरेटिन से प्यार करने के लिए एक फंगस होती है, उसका नाम है केरेटिनोफिलिक फंगस। क्या नाम है? केरेटिनोफिलिक फंगस। तो ये जो केरेटिनोफिलिक फंगस होती है ना, ये मेरे केरेटिन से बहुत प्यार करती है। नाम से पता लग रहा फिलिक नेचर की होती है। अच्छा, तो आप इस बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मेंस आर सो सिंपल, है ना, इसी बारे में बात कर रहा था। ठीक है। तो केरेटिनोफिलिक फंगस आपके केरेटिन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। नाम से पता लग रहा है केरेटिनोफिलिक, मतलब केरेटिन से प्यार करने वाली। और प्यार करती है तो आपके सर में रहती है, और उसको अलग करना बेहद जरूरी है। उसको मैं अलग नहीं कर पा रहा, जब भी जाकर आज मेरे आधे बाल साफ हो चुके हैं। ठीक है, थोड़े टाइम बाद, 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, हो सकता है कि मैं पूरा साफ लेकर आपके सामने आऊँ, चांद लेकर। चलिए कोई बात नहीं सर। सर वो माइटोसिस मियोसिस, अरे बता रहा हूँ यार, इतने प्यार की बात चल रही है, बीच में माइटोसिस मियोसिस। पता है माइटोसिस मियोसिस? कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता। तो जिसको नहीं पता वो सुन लो, और जिसको पता है वो भी सुन लो, क्योंकि एक्स्ट्रा बताऊंगा। सेल डिवीजन जो होता है ना, सेल डिवीजन दो तरह से होता है। कोशिका विभाजन, सेल का विभाजन, सेल का डिवीजन दो तरह से होता है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। एक को क्या बोलेंगे? माइटोसिस। दूसरे को क्या बोलेंगे? मियोसिस। अब ये जो सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनती है। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनती है। वहीं अगर आप मियोसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक सेल से चार सेल बनेगी। कितनी सेल बनेगी? चार सेल बनेगी। अब यहाँ पर क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं, क्रोमोसोम की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, दो टर्म है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ध्यान से सुन लो, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, और डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n। नाम से पता लग रहा, डाई, 2n। हैप्लॉइड सिंगल एन। सर ये एन क्या होते हैं? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पर 23 क्रोमोसोम होते हैं, और अगर ये 2n है तो 2 × 23 मतलब कि यहाँ पर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई? तो अगर मैं आपको बोलूं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, एन का मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर मैं आपको बोलूं डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n, मतलब कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? ओके। अब मैं आपसे माइटोसिस मियोसिस की बात कर रहा था। तो माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनती है, और मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनती है। अब यहाँ पर जो माइटोसिस होता है, जैसे मान लीजिए 2n था, है ना। 2n का मतलब आपको पता है डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर भी 2n होगा, यहाँ पर भी 2n होगा। मतलब आपने देखा कि जब सेल डिवाइड होती है, माइटोसिस जब होता है, तो माइटोसिस में एग्जैक्ट कॉपी बनती है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी। ये जो आपकी पेरेंट सेल थी, इसे बोलते हैं पेरेंट सेल। जो मेन सेल होती है उसे बोलते हैं पेरेंट सेल, और जो बन रही है उन्हें बोलते हैं डॉटर सेल, डॉटर सेल। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि माइटोसिस में एग्जैक्ट कॉपी बनती है। माइटोसिस में अगर आपकी सेल जो है डिप्लॉइड नेचर की है, तो वहां पर जो डॉटर सेल बनती है वो भी डिप्लॉइड नेचर की बनती है। और वहीं अगर मियोसिस की मैं बात करूं, मियोसिस में अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड नेचर की है, तो यहाँ पर एक सेल से चार सेल बनती है, और वो चारों सेल आपस में एक दूसरे से अलग अलग होती है। ये बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होती, यहाँ पर थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, ये एक दूसरे से बहुत ही अलग होती है। तो यहाँ पर ये सब एन 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 होता है। क्या ये बात आपको क्लियर है?
इसीलिए माइटोसिस जहां पर एक जैसी सेल बनती है इसे कहा गया है इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहा गया है? इक्वेशनल डिवीजन। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा EQUAL इक्वल, मतलब कि एक जैसी, बराबर, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस को कहा गया है रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहा गया है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब रिडक्शन हुआ। आप खुद देख सकते हैं 2n से यहां पर n n n n रह गया, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। क्या आपको मेरी कही हुई सारी बातें क्लियर हुई? सर क्लियर है। एक फंगस है, हाँ तुम अभी भी प्यार में अटके हो ना, चलो कोई बात नहीं। एक फंगस है जिसका नाम है केरेटिनोफिलिक फंगस। वो केरेटिन से बहुत प्यार करती है, हमारे सिर में रहती है, ठीक है, जिसे आप अलग नहीं कर पा रहे थे। पर अलग करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर उसे अलग नहीं करेंगे तो आपके हेयरफॉल होगा। डेंड्रफ से हेयरफॉल होता ही है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कंसेप्ट। हैप्लॉइड का मतलब कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम, और डिप्लॉइड अगर मैं बोलूँ तो 2n मतलब कि 46 क्रोमोसोम। उसके बाद मैंने आपको सेल डिवीजन बताया, माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनती है, और जो एक सेल से दो सेल बनती है वो आइडेंटिकल सेल होती है। और मियोसिस में जो एक सेल से चार सेल बनती है वो चारों सेल आपस में डिफरेंट होती है। और यहाँ पर इसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि ये चारों अलग है। और यहाँ पर 2n से n हो गया तो रिडक्शन हो गया, और यहाँ पर 2n का 2n ही रहा, और ये आइडेंटिकल भी है, इसलिए इक्वल, इक्वेशनल डिवीजन। क्या आपको सारी बातें क्लियर है? चलिए सर, टॉपिक तो हमारा फंगस है, फंगस की क्लासेस हैं, फंगस का क्लासिफिकेशन है। फिर आप ये सब क्यों बता रहे हो? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, माइटोसिस, मेयोसिस, ये सब कहीं ना कहीं आपको लेक्चर में काम आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं बोलूंगा कि फंगस हैप्लॉइड नेचर की है, मैं क्या बोलूंगा कि फंगस जो है हैप्लॉइड नेचर की है, तो आपको पता लग गया ना कि हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, एन का मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें। इसलिए मैंने आपको बताया, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अभी मियोसिस भी काम आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मियोसिस का मतलब क्या होता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं फंगस को। बहुत ही प्यारा मैंने आपके लिए फंगस बनाया हुआ है। तो अगर मैं फंजाई को स्टार्ट करूं, फंगस को स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले मैं देखता हूं फंजाई की सेल वॉल। ये जो फंजाई होती है ना, इसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। मेनली किसकी बनी होती है? काइटिन की। पर काइटिन के साथ थोड़ा बहुत पॉलीसेकेराइड भी होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे फंजाई की सेल वॉल किससे बनी है, तो आप बोलना काइटिन की, मेनली काइटिन की, पर थोड़ा बहुत पॉलीसेकेराइड भी होता है। उसके बाद फंजाई में जो रिजर्व्ड फूड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। मुझे कमेंट करके बताओ लास्ट लेक्चर जिसने भी देखा है कि पैरामाइलोन, ये रिजर्व्ड फूड जो है किसके अंदर होता था, है ना? ये जो फॉर्म है रिजर्व फूड की पैरामाइलोन, ये किसके अंदर होती थी? चलिए वापस बैक टू द ट्रैक, पंजाई की बात करते हैं। पंजाई की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड की, जहां पर मेनली मेनली काइटिन होता है। फिर फंजाई में जो रिजर्व फूड होता है वो होता है ग्लाइकोजन। कौन सा जन? ग्लाइकोजन। और एनसीईआरटी लिखती है कि फंजाई आर द यूनिक किंगडम, इट इज अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट इज फंजाई? फंजाई आर द यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो फंजाई आर द यूनिक किंगडम, एक बहुत ही यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। क्लियर? ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉस्मोपोलिटन। ऑल्सो क्यों बोला? क्योंकि बैक्टीरिया भी कॉस्मोपोलिटन थे, तो ये भी कॉस्मोपोलिटन होते हैं। मतलब कि फाउंड ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट, अलग अलग लोकेलिटी पे मिलते हैं। पानी में है, जमीन पे है, सोइल पे है, इंसानों पे है, जानवरों पे है। फंगस हर जगह, इंसानों पे ये रही ना डेंड्रफ, बताया तो है शुरू में। तो फंगस हर जगह है, एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट, हर जगह फंगस होती है। इसलिए फंगस के लिए लिखा गया है कि दे आर कॉस्मोपोलिटन। दे आर कॉस्मोपोलिटन मतलब कि फाउंड इन ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट, अलग अलग जगह पर आपको फंगस देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद फंगस जो होती है हैप्लॉइड नेचर की होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फंगस और फंगाई और फंजाई, जैसा भी आप बोलना चाहते हो, ये हैप्लॉइड नेचर की होती है। एनसीईआरटी लिखती है कि फंगस शो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। अगर मैं फंगस को देखूं तो फंगस एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डाइवर्सिटी शो करती है। किस बेसिस पे? अगर मैं फंगस की स्ट्रक्चर देखूं तो फंगस अलग अलग स्ट्रक्चर्स की होती है ना। वाह,
इतनी बड़ी मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो फंगस की स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग होती है। तो फंगस की स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फंगस के हैबिटाट के बेसिस पे, हैबिटाट मतलब कि उसकी लोकेलिटी, जैसे कि एयर में है, वाटर में है, सॉइल में है, प्लांट पे है, एनिमल के ऊपर है, फंगस हर जगह है, फंगस हर जगह है। तो फंगस शो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी इन हैबिटाट मतलब कि उसकी लोकेलिटी, एंड मॉर्फोलॉजी मतलब कि उसकी स्ट्रक्चर। तो अगर मैं फंगस की बात करूं तो फंगस शो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एज वेल एज हैबिटाट। क्लियर। फंगाई जो है आपको देखने को मिलेगी मॉइस्ट ब्रेड में। आपको पता ही होगा अगर ब्रेड बाहर रह जाता है तो हिंदी में बोलते हैं फफूंद आना, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो फफूंद आ जाती है ब्रेड के ऊपर, है ना। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपका ब्रेड का पैकेट है और ब्रेड का पूरा पैकेट है और अगर आपके पहले ब्रेड पे फंगस आपको दिख रही है, तो कभी भी ऐसा मत करना कि उस पहले ब्रेड को निकाल के फेंका और बाकी सारे ब्रेड आप खा गए। कभी ऐसा मत करना, क्योंकि वो पहले ब्रेड पे सिर्फ दिख रही है पर वो पूरे पे फैल चुकी है, एक नेटवर्क बन चुका है, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि ऊपर का ब्रेड निकाल के फेंक दिया और नीचे के सारे खा गए जिस पे फंगस नहीं दिख रही है। ठीक है। फंगस आपको रोटन फ्रूट्स मतलब कि सड़े हुए फ्रूट पे भी देखने को मिलती है, जैसे कि बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, हर जगह आपको फंगस देखने को मिलेगी। तो आपको सड़े हुए फ्रूट पे, साथ ही साथ आपको मॉइस्ट ब्रेड पे फंगस देखने को मिलती है। और अगर मैं फंगस की बात करूं तो फंगस ग्रो होती है वार्म एरिया पे, वार्म एरिया में ग्रो होती है, ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारों को फंगल इन्फेक्शन होता है, मुझे भी हुआ था एक टाइम पे, बहुत टाइम पहले मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ था। तो फंगल इन्फेक्शन यहाँ भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन यहाँ पर भी हो सकता है ना। अब ये यहाँ पर होने के ज्यादा चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि ये एरिया वार्मर एरिया है। देखो मैं इसे बंद कर लिया, अब ये गर्म रहेगा यहाँ से, है ना। और यहाँ पर पसीना भी बहुत आता है। तो उनको यही तो चाहिए, उनको चाहिए गर्म एरिया, उनको चाहिए ह्यूमिड प्लेस। तो ये बढ़िया ह्यूमिड प्लेस है, ये बढ़िया गर्म एरिया है, तो यहाँ पर फंगल के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमने देखा कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड, जहां पर मेनली काइटिन होता है। फंजाई में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है। फंजाई आर द यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई आर द कॉस्मोपॉलिटन, दे फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट, जैसे कि एयर, वाटर, सोइल, प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद हमने देखा कि हैप्लॉइड नेचर की होती है, ग्रेट शो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एज वेल एज हैबिटाट। फंजाई आपको मॉइस्ट ब्रेड पे और रोटन फ्रूट पे भी देखने को मिल सकती है। और फंजाई ग्रो होती है वार्मर एरिया में और ह्यूमिड एरिया में। क्लियर। उसके बाद एनसीईआरटी लिखती है कि जो मोस्ट कॉमन मशरूम आप खाते हो, एनसीईआरटी ने नाम नहीं लिखा, एनसीईआरटी ऐसा लिखती है, मोस्ट कॉमन मशरूम यू ईट, जो मोस्ट कॉमन मशरूम आप खाते हो, उससे लेकर टोड स्टूल तक। सर स्टूल तोड़ के आने? अरे नहीं, मुझे पता है कि आप बहुत स्टूल तोड़ चुके हो 10th क्लास में। स्टूल नहीं तोड़ के आने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी ऐसा लिखती है कि जो फंजाई आप खाते हो ना, जो एडिबल फंजाई होती है जिसको आप खा सकते हो, उस फंजाई से लेकर, मोस्ट कॉमन फंजाई से लेकर तोड़ स्टूल तक, एनसीईआरटी क्या लिखती है? मोस्ट कॉमन फंजाई से लेकर तोड़ स्टूल तक। अब ऐसा वो क्यों लिखती है? मोस्ट कॉमन मतलब कि इडिबल, जैसे कि आपका व्हाइट बटन हो गया, क्रैमिनी हो गया, ठीक है। और तोड़ स्टूल क्या है? एक पॉइजनस है। तो यहाँ पर कंपैरिजन ऐसे हुआ कि जो मोस्ट कॉमन है उससे लेकर, जो आप खाते हो उससे लेकर पॉइजनस तक सब फंजाई है। ठीक है। मोस्ट कॉमन मशरूम यू ईट एंड तोड़ स्टूल आर ऑल्सो फंजाई। तो ध्यान रखना, बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे ये गलती करते हैं कि मोस्ट कॉमन मशरूम को वो समझ लेते हैं तोड़ स्टूल। नहीं, एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट कॉमन मशरूम यू ईट, फिर वो रुक जाती है, फिर वो लिखती है एंड तोड़ स्टूल। तो तोड़ स्टूल अलग है, वो इडिबल नहीं है, वो पॉइजनस है। मोस्ट कॉमन ऐसे कौन से मशरूम है जो आप खाते हैं? वो है व्हाइट बटन हो गया आपका, है ना, क्रेमिनी हो गया आपका, ध्यान रखना। क्लियर। चलिए, कुछ फंगस से हमें एंटीबायोटिक भी मिलती है। अरे सर याद आ रहा है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग याद आ रहा है, 1928 समथिंग समथिंग याद आ रहा है। उन्होंने एक कल्चर मीडिया बनाया था। कल्चर मीडिया में वो कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, बाहर से एक फंगस आई और उन बैक्टीरिया को मार दिया। बाद में पता लगा उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, और उससे आइसोलेट हुआ पेनिसिलिन, जो कि एक तरह का एंटीबायोटिक है। तो हमने ये कहा कि हमारी जो फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, उस फंगस से हमें एंटीबायोटिक भी मिलती है। और ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रखा है। ठीक है। तो सम फंगस आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक एज वेल। उसके बाद अगर आप देखोगे मस्टर्ड लीव को,
किसको देखोगे? मस्टर्ड की लीव को आप देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे वाइट स्पॉट्स। क्या देखने को मिलेंगे? वाइट स्पॉट। और ये भी फंगस की वजह से ही होते हैं। कुछ होती है पैरासिटिक फंगस। क्या होती है? पैरासिटिक फंगस। नाम से पता लग रहा, पैरासिटिक मतलब कि होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो मस्टर्ड की लीव है, यहाँ पर पैरासिटिक फंगस ने अटैक कर दिया और उसी की वजह से ये व्हाइट स्पॉट यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलिए, अब ऐसी कौन सी पैरासिटिक फंगस है जो कि मस्टर्ड की लीव पर व्हाइट स्पॉट करती है? उसका नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा। सर कौन सा डा? अरे बेटा एल्ब्यूगो कैंडिडा, मेरे साथ बोलो एल्ब्यूगो कैंडिडा। चलिए, कुछ फंगस यूनिसेलुलर होती है। कैसी होती है? यूनिसेलुलर मतलब कि एक सिंगल सेल वाली। जैसे कि आपका ईस्ट, सिंट्रिकम, ईस्ट, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर है। और ये जो यूनिसेलुलर फंगस होती है ये आपको ब्रेड बनाने में काम आती है, बियर बनाने के काम आती है। ऐसे याद रखना, बियर है तो साथ में ब्रेड भी है। ठीक है, याद हो जाएगा। तो जो यूनिसेलुलर फंगस है वो ब्रेड और बियर बनाने के काम आती है। सम फंजाई कोज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। और कुछ फंजाई जो होती है वो प्लांट और एनिमल में डिजीज भी करती है। एनिमल की अगर मैं बात करूं, ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, तो ह्यूमंस में रिंगवॉर्म होता है, नहीं होता है ना? ये जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, रिंगवॉर्म हो जाता है, तो ये एक तरह की क्या है? डिजीज ही है। तो सम फंगाई कोज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। एनिमल जैसे कि रिंगवॉर्म हो गया। प्लांट में अगर मैं बात करूं तो एक पुक्सीनिया नाम की फंगस है। क्या नाम की फंगस है? पुक्सीनिया नाम की फंगस है जो कि वीट रस्ट करती है, गेहूं में रस्ट करती है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, यूनिसेलर फंगस की मैं बात कर रहा हूँ। यूनिसेलर फंगस जैसे कि ईस्ट, ये जो है ब्रेड और बियर बनाने के काम आती है। कुछ फंगस जो है डिजीज करती है प्लांट और एनिमल में। एनिमल में जैसे कि रिंगवर्म हो गया। प्लांट में एक फंगस है पुक्सीनिया फंगस। वो पुक्सीनिया फंगस क्या करती है? वीट रस्ट करती है, गेहूं को खराब करती है। क्लियर? ये पूरा पेज क्लियर हो गया, याद हो गया अच्छे से? चलिए आगे चलते हैं। हमने बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन देखा फंजाई का। उसके बाद आपको बोला गया है कि जो भी खाना आपका बच जाता है उस खाने को आप स्टोर्ड फ्रिज में क्यों करते हैं, रेफ्रिजरेटर में क्यों रख देते हैं? अरे सर सीधी सी बात है, जो खाना हमारे पास बच गया है उसको रेफ्रिजरेटर में ही तो रखेंगे, क्योंकि बाहर तो वो खराब हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, बाहर उस पर बैक्टीरिया अटैक कर देंगे, बाहर उस पर फंगस अटैक कर देगी, फंगस अटैक कर देगी, बैक्टीरिया अटैक कर देंगे और उसको खराब कर देंगे, है ना? तो इसीलिए हमारा जो भी बच जाता है खाना उसे हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, क्योंकि वहां पर रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम होता है। क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। और कम टेम्परेचर पे बैक्टीरिया ज्यादातर ग्रो नहीं कर पाते और फंगस भी ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि फंगस को अगर ग्रो होना है तो फंगस को चाहिए वार्म एरिया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो भी बचा हुआ खाना है उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम होता है, वहां पर ठंडा एनवायरमेंट होता है और इसी के चलते फंगस या फिर बैक्टीरिया वहां पर ग्रो नहीं कर पाते। क्या ये बात मेरी आपको क्लियर है? तो ऐसा बहुत बहुत बच्चा सा क्वेश्चन बनता है ना? यहाँ से बना भी हुआ है कि आप खाने को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हो? ऑप्शंस क्या आते हैं? खाने को ठंडा करने के लिए, है ना? उससे उसका स्वाद बढ़ जाता है। अरे सीधी सी बात है कि कम टेम्परेचर पे रखा जाता है क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ नहीं होती, हमारा खाना सुरक्षित रहता है, इसलिए हमें हमारे खाने को स्टोर करना होता है रेफ्रिजरेटर में। सिंपल सी बात। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, ये आपका चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, वहां पे मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि फंगस जो होती है, पढ़ो, यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफ का मतलब जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, वो कौन सा किंगडम है, तो वो है फंजाई। कौन सा जाई? फंजाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, दे आर हेट्रोट्रॉफिक मतलब कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में भी दे आर मेनली सेप्रोफिटिक, दे आर मेनली सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करना, तो दे आर मेनली सेप्रोफिटिक, है ना? कुछ फंगस जो होते हैं पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। अभी मैंने आपको पैरासाइट का एग्जांपल बताया।
डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल। पैरासाइट मैंने आपको बताया ना, अभी वाइट स्पॉट दिखाया था ना मैंने आपको, देखो क्या नाम बताया था, एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्लियर। तो फंगस जो होते हैं हेटरोट्रॉफ होते हैं, हेटरोट्रॉफ में मेनली वो सैप्रोफिटिक होते हैं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक का मतलब कि वो लिविंग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होते हैं। और फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, फंगस जब अपने स्पोर्स बनाते हैं तो वो स्पोर्स हवा के थ्रू बह जाते हैं, एयर करंट के थ्रू डिफ्यूज या डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। डिफ्यूज हो गया वो, डिफ्यूज या डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। अभी ठीक है, चलिए। तो spores of fungi dispersed by air current. Some fungus grow on keratin called keratinophilic fungus. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, इसको अलग करने में बहुत दिक्कत आ रही है मुझे। Some grow on cow dung. कुछ जो फंगस होती है वो गाय के गोबर पे भी ग्रो करती है, उसको कहते हैं कोप्रोफिलस फंगस। क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस फंगस। एक तो होती है केरेटिनोफिलिक, केरेटिनोफिलिक कहाँ मिलेगी? आपके सर में मिलेगी, ठीक है। एक मिलेगी गाय के गोबर पे, काउ डंग में, और उसे कहेंगे कोप्रोफिलस फंगस। क्या कहेंगे? कोप्रोफिलस फंगस। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है ईस्ट और फिलामेंटस फंजाई। अब ध्यान से सुनना, ईस्ट का मतलब होता है यूनिसेलर फंजाई। मैंने आपको बोला था ना कि कुछ यूनिसेलर होती है, देखो यहां पर देखो, कुछ यूनिसेलर फंगस होती है जैसे कि ईस्ट हो गया, सिंट्रिकम हो गया। ये जो होती है ब्रेड और बियर बनाने के काम आती है, बताया मैंने आपको, है ना। तो अब देखो यहाँ पर लिखा भी है यूनिसेलर, जैसे कि ईस्ट हो गया, सेंट्रिकम हो गया, है ना। और ज्यादातर होती है फिलामेंटस। ज्यादातर कैसी होती है? फिलामेंटस, मतलब कि मल्टी सेलर होती है। फिलामेंटस का मतलब होता है कि इनकी जो बॉडी है, देयर बॉडी आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो बॉडी होती है वो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, इस तरह से। इनकी जो बॉडी होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। तो कुछ फंजाई तो यूनिसेलर होती है, जैसे कि आपका ईस्ट हो गया, सेंट्रिकम हो गया। ज्यादातर फंजाई जो होती है फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस का मतलब होता है कि उनकी जो बॉडी है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई है, इस तरह से थ्रेड बने हुए हैं, है ना, धागों की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं हम? हाइफी। तो अगर मैं आपसे बोलूं फिलामेंटस फंजाई, तो आपको बोलना है हाँ फिलामेंटस फंजाई हम जानते हैं। फिलामेंटस फंजाई जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, धागों की तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं उनसे बने होते हैं, और उस धागे वाली स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी। तो फिलामेंटस फंजाई, देयर बॉडी आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड हाइफी। क्या आपको ये बात क्लियर हुआ? ओके। और ऐसे ही अगर हाइफी जुड़ती जाए, ऐसे हाइफी जुड़ती जाए, जुड़ती जाए, जुड़ती जाए, जुड़ती जाए, जुड़ती जाए, ऐसे हाइफी अगर जुड़ती जाए तो उसे बोलेंगे माइसीलियम। क्या बोलेंगे? माइसीलियम। क्लियर हुआ? देखो यहां पर लिखा है नेटवर्क ऑफ हाइपी आर कोल्ड माइसीलियम। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। ये जो फिलामेंटस फंजाई है इसकी बॉडी बनी होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। फिलामेंटस फंजाई जो होती है वो मल्टी सेलर होती है, उसकी बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइफी। और अगर ऐसे थ्रेड जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, तो उन्हें हम कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं? माइसीलियम। क्लियर। अब एनसीईआरटी लिखती है Some hyphae, some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. कुछ हाइफी जो होती है वो कंटिन्यूस ट्यूब की तरह हो जाती है, फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस भी बहुत सारे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज मल्टी न्यूक्लियस। तो कुछ हाइपी जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाती है और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पर लिखा भी है सम हाइपी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, और उन्हें कहा जाता है सिनोसिटिक हाइपी। ऐसे हाइपी को क्या कहते हैं? सिनोसिटिक हाइपी कहते हैं। सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है सर, एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। आपने बोला यूनिसेलुलर फंगस, हमने याद कर लिया ईस्ट और सेंट्रिकम। हमें ये भी याद है कि ईस्ट जो है ब्रेड और बियर बनाने का काम आता है। आपने बोला मल्टी सेलुलर फंगाई, मतलब कि फिलामेंटस फंगाई। इनकी जो बॉडी बनी होती है वो बनी होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। फिर आपने बताया कि इसी थ्रेड को हम हाइफी कहते हैं, और ऐसे थ्रेड अगर जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, तो उन्हें माइसिलियम कहते हैं। फिर आपने बोला कि कुछ हाइफी जो है कंटिन्यूस ट्यूब लाइक होती है जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है,
और उस तरह की हाइफी को हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी। क्या क्लियर है? क्लियर है सर पूरा? ये सर पूरा पूरा। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको मैं बता रखा है फंजाई जो है एसोसिएशन में रहती है। हाँ सर, हमने चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड जब पढ़ा था तब आपने बताया था कि एल्गी और फंजाई साथ में रहती है ना? आपने बताया था सर। और आपने बोला था कि इस एल्गी और फंजाई के साथ वाले एसोसिएशन को हम लाइकेन कहते हैं। याद तो आ रहा है सर? और आपने ये भी बोला था कि लाइकेन इज ए गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। तो जिसने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा, चैप्टर 1 देख लो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि एल्गी और फंजाई साथ रहती है और इस साथ वाले एसोसिएशन को कहते हैं लाइकेन। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ये दोनों साथ में रहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर एल्गी जो है फूड प्रिपेयर करता है, क्योंकि आपको पता है कि फंजाई तो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। वो खुद का खाना तो खुद बनाते नहीं है। तो एल्गी यहाँ पर फूड को प्रिपेयर करता है और फंजाई क्या करता है? सर फंजाई कुछ नहीं करेगा क्या? अगर वो खुद का खाना खुद नहीं बना रहा तो उसका रोल क्या है? फंजाई यहाँ पर वाटर देगा, मिनरल देगा। किसको देगा? एल्गी को। तो यहाँ पर दोनों साथ में जी रहे हैं। एल्गी बोलता है देख भाई मुझे खाना बनाना आता है, मैं खाना बना दूंगी। फंजाई कहता है आप खाना बना दोगे तो मैं आपको पानी लाके दे दूंगा, मिनरल लाके दे दूंगा। ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लाइकेन कहा गया है। तो इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जहां पर एल्गी जो है फूड को प्रिपेयर करता है, और अगर एल्गी फूड को प्रिपेयर करता है तो वो ऑटोट्रॉफ हुआ। क्या हुआ? ऑटोट्रॉफ। और फंजाई यहाँ पर वाटर मिनरल प्रोवाइड करता है और फंजाई यहाँ पर हेट्रोट्रॉफ हुआ, जैसा कि हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर अगर एल्गल कंपोनेंट की मैं बात करूं तो इस एल्गल कंपोनेंट और एल्गी के कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबायोंट। ये भी मैंने आपको बता रखा है, क्या कहते हैं? फाइकोबायोंट। और फंगल कंपोनेंट को कहते हैं माइकोबायोंट। क्या कहते हैं? माइकोबायोंट। क्लियर? ठीक है सर। तो हम ये देख रहे हैं कि फंजाई जो है एसोसिएशन में भी रहती है, क्या बात है। और साथ ही साथ कुछ फंजाई बड़े बड़े प्लांट की रूट में भी देखने को मिलती है। बड़ा बड़ा प्लांट है, उसकी जो रूट है उस रूट में भी आपको कुछ फंजाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर लिखा है हायर प्लांट की रूट्स में भी आपको फंगाई या फिर फंगस देखने को मिलता है। उसका एसोसिएशन, हायर प्लांट और फंगाई का एसोसिएशन, इसको हम कहते हैं माइकोराइजा। तो mycorrhiza is a association of higher plant root with fungus. क्लियर? क्लियर हुआ? mycorrhiza जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती है उसमें फंगस होती है। तो बड़े प्लांट की रूट में जो फंगस होती है, इन दोनों के एसोसिएशन को हम कह रहे हैं mycorrhiza। और एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को हम कह रहे हैं लाइकेन। और लाइकेन जो है पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं होता। लाइकेन एक बहुत ही अच्छा पोल्यूशन इंडिकेटर भी होता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद आपको बता रखा है माइसीलियम। सर माइसीलियम तो वही था ना? सबसे पहले तो आपने हाइफी बताया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी कहते हैं। फिर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ते जाए जुड़ते जाए जुड़ते जाए जुड़ते जाए तो उसको आप माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, एक सेकेंड, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको कह दिया हाइफी। और अगर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ते जाए तो इसको कह दिया माइसीलियम। ठीक है सर। अब माइसीलियम जो होते हैं दो तरह से होते हैं, एक होता है सेप्टेट माइसीलियम, एक होता है एसेप्टेट। अब सेप्टेट का मतलब क्या होता है तो माइसीलियम मतलब कि इस तरह से बना होगा। क्यों? क्योंकि एक होता तो हाइफी कहते, एक से ज्यादा है इस तरह से है तो माइसीलियम हो गया, है ना? तो ये देखो ये माइसीलियम बना रखा है। अब यहाँ पर सेप्टेट का मतलब क्या होता है? सेप्टेट का मतलब होता है कि इनके बीच में कंपार्टमेंट बन गए। इस तरह से क्या बन गए? इनके बीच में कंपार्टमेंट बन गए। तो ये जो कंपार्टमेंट बने हैं, दिस इज द कंपार्टमेंट्स। ये जो कंपार्टमेंट बने हैं, अगर ये कंपार्टमेंट बन रहे हैं तो उसे कहते हैं सेप्टेट माइसीलियम। और अगर ऐसे इस तरह के कंपार्टमेंट नहीं बन रहे हैं तो उन्हें कहेंगे एसेप्टेट माइसीलियम। क्या कहेंगे? एसेप्टेट माइसीलियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कोई कंपार्टमेंट थोड़े ना बन रहे, कोई भी कंपार्टमेंट नहीं बन रहे। तो जिसमें कंपार्टमेंट नहीं बनते हैं ऐसे माइसीलियम को कहते हैं एसेप्टेट माइसीलियम। क्लियर? चलिए, ठीक है सर, हमें क्लियर हुआ। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइफी। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम भी दो तरह से है, सेप्टेट है, एसेप्टेट है। अब इस माइसीलियम में अगर कंपार्टमेंट्स बने हैं तो वो सेप्टेट वाला हो गया।
और अगर इस माइसीलियम में कंपार्टमेंट नहीं बने हैं, बिल्कुल खाली है, तो वो एसेप्टेट वाला हो गया। क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये जो कंपार्टमेंट बने हैं ना, हो सकता है यहाँ पर एक न्यूक्लियस हो। अगर यहाँ पर एक न्यूक्लियस रहा तो उसे कहेंगे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। क्या कहेंगे? मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। आई रिपीट, अगर आपका जो सेप्टेट वाला फॉर्म है जहां पर कंपार्टमेंट बन रहे हैं, उस कंपार्टमेंट के अंदर अगर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उसे कहते हैं मोनोकैरियोटिक। क्या कहते हैं? मोनोकैरियोटिक। मोनो का मतलब एक, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि कैरियो का मतलब न्यूक्लियस हो गया, तो एक ही न्यूक्लियस है, इसलिए बोल रहे हैं मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। ऐसा माइसीलियम जो सेप्टेट है, जिसमें कंपार्टमेंट है और जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है सर। सर ऐसा भी हो सकता है कि दो न्यूक्लियस हो? बिल्कुल हो सकता है। देखो, दो न्यूक्लियस हो सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, ये एक तो एक एक न्यूक्लियस हो गया, ये दूसरा आ गया, तो दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, है ना। और ये दो न्यूक्लियस अगर है तो हम इसे कहेंगे डाइकैरियोटिक माइसीलियम। क्या कहेंगे? डाइकैरियोटिक माइसीलियम। डाई का मतलब दो, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस है तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम। या फिर आप इस स्ट्रक्चर को बोल सकते हो डाइकैरियोन। क्या बोल सकते हो? डाइकैरियोन, दो न्यूक्लियस। और यहाँ पर खास बात क्या है कि ये दोनों न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस, ये दोनों ही न्यूक्लियस आपस में जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। एक बार क्वेश्चन आया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि दोनों न्यूक्लियस है एक ही में है तो आइडेंटिकल होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होते, ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम यहाँ पर बनता है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्या आपको मेरी कही हुई सारी बातें क्लियर है अभी तक? चलिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फंजाई का क्लासिफिकेशन। वो एकदम से मुझे बताना पड़ रहा है ना, ध्यान से सुनना। ये जो आपकी फंगस है ना, वापस आएंगे हम यहाँ पर। जो आपकी फंगस है ना, उस फंगस को हमने चार क्लास में क्लासिफाई किया है। उन चार क्लास के नाम भी मैं याद करूंगा, उनके डिफरेंस भी मैं याद करूंगा। फिलहाल इतना याद रखो कि फंगस को चार क्लास में क्लासिफाई किया गया है। किस बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है उस बेसिस पे। सेप्टेट है, एसेप्टेट है, मोनोकैरियोटिक है, डाइकैरियोटिक है। माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी क्या है, मतलब कि माइसीलियम की स्ट्रक्चर क्या है, उस बेसिस पे यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। क्या वो स्पोर्स अंदर बन रहे हैं, मतलब कि एंडोजीनियसली है? क्या वो स्पोर्स बाहर की तरफ बन रहे हैं, मतलब कि एक्सोजीनियसली है? तो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उस बेसिस पे। और फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम फंगस को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो तीन बेसिस पे हमने फंगस को क्लासिफाई किया है। वो तीन मेन बेसिस कौन से हैं? सबसे पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी क्या है, मतलब स्ट्रक्चर क्या है। सेप्टेट है, एसेप्टेट है, मोनोकैरियोटिक है, डाइकैरियोटिक है। फिर है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स अंदर बन रहे हैं तो एंडोजीनियसली, बाहर की तरफ स्ट्रक्चर में बन रहे हैं तो एक्सोजीनियसली। फिर आता है फ्रूटिंग बॉडी, मतलब कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। तो उस बेसिस पे हमने फंजाई को चार क्लास में डिवाइड किया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। मेरे साथ बोलो, फाइको, एस्को, बेसिडो, ड्यूटेरो। क्योंकि पीछे तो क्या है? माई सिटी, माई सिटी, माई सिटीज। ऐसे याद रखो, मेरा शहर, माई सिटी, है ना। तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। हमने फंगस को चार भागों में बांट दिया है, चार क्लासिफिकेशन उसके किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री फीचर्स। और वो चारों क्लासिफिकेशन के नाम क्या है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर? चलिए, अब आ जाते हैं वहीं पर वापस। तो हम यहाँ पर थे सेप्टेट और एसेप्टेट पे, है ना। सेप्टेट और एसेप्टेट पे थे, ठीक है। तो सेप्टेट में ये जो कंपार्टमेंट बन रहे हैं, ये जो सेप्टेट माइसीलियम है, ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? बेसिडियो में, एस्को में, ड्यूटेरो में। अब आपको पता है ना कि ये क्लासिफिकेशन है फंजाई के, आपको आइडिया है ना। तो कहाँ कहाँ पर सेप्टेट वाला देखने को मिलेगा आपको? बेसिडियोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में और ड्यूटेरोमाइसिटीज में।
इन तीनों क्लासिफिकेशन में आपको जो माइसीलियम देखने को मिलेंगे, माइसीलियम की जो मॉर्फोलॉजी, जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, वो सेप्टेट वाली मिलेगी। वहीं अगर मैं बात करूं फाइकोमाइसिटीज की, किसकी बात करूं? फाइकोमाइसिटीज की, तो फाइकोमाइसिटीज में ए सेप्टेट माइसीलियम आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर किसी भी तरह का कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होता। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। यही दिन रह गए सर है। फंजाई का पढ़े, ह्यूमन का कब पढ़ेंगे? ह्यूमन का पढ़ेंगे क्लास 12th में, मैं खुद पढ़ाऊंगा। और जो पढ़ाऊंगा ना भाई, रिप्रोडक्शन ह्यूमन का, मतलब जीवन भर याद रखोगे। चलो कोई बात नहीं, फंजाई का रिप्रोडक्शन देखते हैं। एक तो होता है सेक्सुअली, एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहां पर सेक्सुअल स्पोर बनेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहां पर ए सेक्सुअल स्पोर बनेंगे। ठीक है सर, सीधी सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्सुअल स्पोर बनेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कुछ स्पोर बनेंगे जिसका नाम है ए सेक्सुअल स्पोर। अब यहां पर एक और तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, उसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सर एक बात बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल स्पोर बन रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल स्पोर बन रहे हैं, ठीक है, पर ये वेजिटेटिव क्या है? अरे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक तरह का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। सर अगर ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सीधा सीधा इसको इसमें रख दो ना, अलग से क्यों लिखा है? अरे अलग से इसलिए लिखा है मेरे भाई, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल स्पोर बनते नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। पर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर भी यहां पर किसी भी तरह का ए सेक्सुअल स्पोर नहीं बनता, इसलिए मैंने इसको अलग लिख दिया। कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ में आया? चलिए ठीक है सर, समझ में आ गया। इसको अलग इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते। तो अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर सबसे पहला होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे कि राइजोफस वगैरह में, इस तरह की फंगस में देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन। जैसे मान लीजिए ये राइजोफस है, ठीक है, इस राइजोफस का कोई फ्रेगमेंट अलग हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। राइजोफस, राइजोफस, ठीक है, ठीक है, ये राइजोफस है ना। इस राइजोफस का कोई फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट अलग हुआ तो ये पूरा ही वापस राइजोफस बना लेगा, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, और ये राइजोफस में होता है। ये एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। मतलब कि अगर राइजोफस का कोई फ्रेगमेंट टूटा तो वो फ्रेगमेंट टूट के वापस एक और राइजोफस बना लेगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जहां पर सिर्फ फ्रेगमेंट से ही वापस पूरा बन जाता है। फिर एक होता है फीजन से। फीजन होता है आपकी यूनिसेलुलर फंगस में। यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट, हाँ जी उसी में, जो ब्रेड और बियर बनाने के काम आती है। फिर एक होती है बडिंग। बडिंग किस में होती है? ईस्ट में होती है। ये भी यूनिसेलुलर फंगस में ही होती है, ईस्ट में ही होती है। बडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये पूरी एक स्ट्रक्चर है, ऊपर एक बड निकला हुआ है, ये टूट के अलग हो गया, अलग होके इसने वापस पूरी स्ट्रक्चर बना ली, इसे कहते हैं बर्डिंग। यहाँ पर आपको दिखा रखा है, देखो मैंने, ये बर्ड बन गया और ये बर्ड जो है टूटेगा और वापस पूरी स्ट्रक्चर बना लेगा। दिस इज बर्डिंग। और यहाँ पर मैंने आपको फीजन्स वगैरह भी दिखा रखे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है सर, मैं क्लियर हुआ। रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं फंजाई में। सबसे पहले आपने बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, पर उसे अलग से इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते। सबसे पहले हमने इसमें देखा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा तो पूरा वापस बन जाएगा। फीजन हमने देखा, बडिंग हमने देखी, बडिंग का मतलब एक बर्ड फॉर्मेशन होता है, वो बर्ड अलग हो जाता है तो उसी से फिर नया पूरा बन जाता है। ठीक है, क्लियर। फिर अब देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ए सेक्सुअल स्पोर बनेंगे ना? बिल्कुल बनेंगे। यहाँ पर ए सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जैसे कि कोनिडिया। कौन सा डिया? कोनिडिया, ऐसे याद रखो, कोनिडिया, है ना, याद तो रखना ही पड़ेगा, कोनिडिया। फिर आता है स्पोरेंजियो स्पोर। कौन सा स्पोर? स्पोरेंजियो स्पोर। कैसे याद रखोगे? स्पोरेंजियो स्पोर। फिर आता है जू स्पोर। कौन सा स्पोर? जू स्पोर। हम जू में जा रहे हैं, जू स्पोर है ना, जू स्पोर, जू स्पोर। ठीक है, याद रखने की कोशिश करो। तीन तरह के एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पर बन रहे हैं, कोनिडिया, कोनिडिया, है ना। कोनिडिया के बाद है स्पोरेंजियो स्पोर और जू स्पोर। चलिए, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर कौन सा बनता है, तो वो बनता है कोनिडिया। कोनिडिया इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो बाय एसेक्सुअल स्पोर
दिस स्पोर आर हैप्लॉइड इन नेचर। सबसे पहले बात करूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू होता है। उसके बाद मैंने लिखा है कि ये जो स्पोर्स होते हैं ये हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब, अरे सर बताया ना आपने, एन देखा, इसलिए मैंने शुरू में बता दिया था, मुझे दिक्कत नहीं है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? एन, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है सर, हमें क्लियर हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर की मदद से होता है। ये जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं ये हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, मतलब कि एन होता है। उसके बाद अगर ये हैप्लॉइड नेचर के हैं तो इसीलिए इनको कहा जाता है हैप्लॉइड स्पोर। क्या कहा जाता है? हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है सर। उसके बाद ये बने होते हैं माइटोसिस से। किससे बने होते हैं? माइटोसिस से। ये जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं किससे बने होते हैं? माइटोसिस प्रोसेस से, इसलिए इनको माइटोस्पोर भी कहा जाता है। ठीक है सर, एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। आपने बोला कोनिडिया। कोनिडिया जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट कॉमन स्पोर होता है, जिसको बोलते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर जो होता है वो होता है कोनिडिया। आपने बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर की मदद से होगा। ये जो एसेक्सुअल स्पोर है ये माइटोसिस की मदद से बना है, और अगर माइटोसिस की मदद से बना है तो माइटोस्पोर कहेंगे। और ये हैप्लॉइड नेचर का होता है तो इसलिए इसको हैप्लॉइड स्पोर भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, asexual spore also known as haploid spore क्योंकि they are haploid in nature, also known as mitospore because they are formed by mitosis। कौन कौन से होते हैं? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। और मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर होता है वो होता है कोनिडिया। क्लियर? उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहां पर बनेंगे सेक्सुअल स्पोर। कैसे स्पोर बनेंगे बच्चों? सेक्सुअल स्पोर। क्लियर? जैसे कि आपका जाइगोस्पोर, ऐसे याद रखो, जाइगोट बनता है ना, जाइगोट सुना है ना, तो जाइगोस्पोर। एस्कोस्पोर क्या नाम है? एस्कोस्पोर। बेसिडियोस्पोर क्या नाम है? बेसिडियोस्पोर। और वो ऊ मतलब कि थोड़ा एक टाइप हो गया तो ऐसे याद रख लो, ऊ स्पोर। तो जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ऊ स्पोर। जाइगोस्पोर, ऊ स्पोर, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर। क्लियर? क्लियर। ये सारे कैसे हैं? सेक्सुअल स्पोर्स हैं। ठीक है सर। एसेक्सुअल में कोनिडिया स्पोर, एंजियोस्पोर, जूस्पोर। सेक्सुअल में जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और ऊस्पोर। करेंगे कोशिश याद करने की, वैसे तो हो गया हल्का हल्का। अब एक बात मैं आपको बता दूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक स्टार पॉइंट लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल स्पोर आर एब्सेंट इन बेसिडियो माइसिटीज हो गए, बेसिडियो माइसिटीज। मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी क्लासिफिकेशन होगा तब। चलिए, ये क्लियर हुआ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल स्पोर्स क्लियर हुए, कोनिडिया स्पोर, एंजियोस्पोर, जूस्पोर। सेक्सुअल में जाइगो, एस्को, बेसिडो और ऊ स्पोर। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पर दे रखा है जू स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर और कोनिडिया, ये तीन जो स्पोर है एसेक्सुअल, इसी को आपको यहाँ पर क्लासिफाई करा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं जू स्पोर की। किसकी बात करते हैं? जू स्पोर। और नाम से पता लग रहा है जू, जू का मतलब एनिमल, एनिमल मतलब सेल वॉल होगी ही नहीं, हमारे अंदर सेल वॉल थोड़ी ना है, हमारे तो सेल मेम्ब्रेन है ना। चलो, तो जू स्पोर मतलब कि सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। और जू स्पोर मतलब कि दे आर प्लेनोस्पोर। किस तरह के स्पोर होते हैं? प्लेनोस्पोर होते हैं, मतलब कि ये मोटिलिटी शो करते हैं। मैं वापस कह देता हूं, हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई के एसेक्सुअल स्पोर। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जू स्पोर की, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, जो कि एक तरह के प्लेनोस्पोर होते हैं। प्लेनोस्पोर का मतलब होता है जो मोटिलिटी शो करे, जो मोटिलिटी शो करे। अब जू स्पोर के बाद मैं बात करूं स्पोरेंजियो स्पोर की। किसकी बात करूं? स्पोरेंजियो स्पोर की। तो यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर वो सेल वॉल बहुत ही पतली होती है, थिन होती है। और ये ए प्लेनोस्पोर होते हैं। वहां पर प्लेनो का मतलब क्या था? मोटिलिटी वाले। अब यहां पर ए लग गया, ए का मतलब एब्सेंट, ए का मतलब एब्सेंट, मतलब कि यहां पर किसी भी तरह की मोटिलिटी नहीं होगी, ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? नॉन मोटाइल। क्लियर? फिर ये भी एप्लेनोस्पोर है, ये भी नॉन मोटाइल है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? फिर आपको, मैंने आपको बोला था ना मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, है ना, कुछ स्पोर्स जो है एंडोजीनियसली बनते हैं अंदर, कुछ एक्सोजीनियसली बनते हैं बाहर। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो स्पोर्स होते हैं जू स्पोर, ये एंडोजीनियसली बनते हैं, इसलिए इसको एंडोस्पोर कहा जाए। हाँ, एंडोजीनियसली अंदर की तरफ बनते हैं, सेल के अंदर की तरफ, तो इसलिए इनको एंडोस्पोर कहते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर भी एंडोस्पोर होते हैं, मतलब कि एंडोजीनियसली बनते हैं। और ये जो कोनिडिया है जो कि मोस्ट कॉमन है, ये एक्सोस्पोर होता है, एक्सोजीनियसली बनते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं। क्लियर हुआ?
ठीक है सर। और कोनिडिया एक बहुत ही मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर होता है, ये भी ए प्लेनोस्पोर होता है, यहाँ पर भी मोटिलिटी एब्सेंट होती है। और मैंने आपको बोला था कि पहले वाले में सेल वॉल है ही नहीं, दूसरे वाले में सेल वॉल है पर वो थिन है, पतली है। तो ये कोनिडिया में सेल वॉल भी होती है और वो थिक होती है। कैसी होती है? थिक होती है। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। जू स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। जू स्पोर में सेल वॉल एब्सेंट होती है, स्पोरेंजियोस्पोर में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, थिन होती है, और कोनिडिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, थिक होती है। और कोनिडिया जो है मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर होता है। उसके बाद ये प्लेनोस्पोर है, मोटिलिटी शो करेगा, ये मोटिलिटी शो नहीं करेगा, ये भी मोटिलिटी शो नहीं करेगा, इनके स्पोर मूवमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो दे आर एंडोस्पोम। एंडोस्पोर का मतलब होता है कि ये एंडोजीनियसली बने हैं, एंडोजीनियसली बने हैं। दे आर एंडोस्पोर मतलब कि एंडोजीनियसली बने हैं। दे आर ऑल्सो एंडोस्पोर, ये भी एंडोजीनियसली बने हैं, सेल के अंदर बने हैं। दे आर एक्सोस्पोर, एक्सोजीनियसली बने हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपको लिखा है ओनली फाउंड इन एक्वेटिक फंजाई। ये जो आपको जू स्पोर देखने को मिल रहे हैं, ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक फंजाई में। और इसके जो स्पोर्स होते हैं वो वाटर करंट के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं। एग्जाम्पल है फ्यू मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज। क्लियर? चलिए, और कोनिडिया की बात करूं तो कोनिडिया के एग्जांपल में मैंने आपको लिखा है पेनिसिलियम। फंगस याद है ना, पेनिसिलियम नोटेडम, पेनिसिलियम। और कुछ मेंबर होते हैं एस्कोमाइसिटीज के, कुछ होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के। तो अगर मैं बात करूं कोनिडिया के स्पोर, ये एसेक्सुअल स्पोर कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? एस्कोमाइसिटीज में मिलेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज में मिलेंगे। ठीक है सर, एक बात आपने नोटिस करी क्या? सर फंगस के 4 तरह के क्लासिफिकेशन थे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना? आप यहाँ पर देखिए, अरे पंजा भाई, आप यहाँ पर देखिए कि फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर है जिसका नाम है जू स्पोर। आप यहाँ पर देखिए सर कि कोनिडिया, ये जो एसेक्सुअल स्पोर है जो कि मोस्ट कॉमन स्पोर है, ये भी एस्कोमाइसिटीज में मिलता है और ड्यूटेरोमाइसिटीज में मिलता है। सर अभी तक एस्को आ गया, ड्यूटेरो आ गया, एस्को आ गया, ड्यूटेरो आ गया, और फाइको आ गया सर। पर सर कहीं पर भी बेसिडियोमाइसिटीज की बात नहीं करी, बेसिडियोमाइसिटीज की कहीं भी बात नहीं करी। तो ध्यान रखना, बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई का एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जहां पर एसेक्सुअल स्पोर पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। और यही बात मैंने यहां पर लिखी है, एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज। किस में एब्सेंट होता है? बेसिडियोमाइसिटीज में। क्लियर? चलिए, अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई, फंजाई, ह्यूमन नहीं, इन फंजाई। चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। अरे सर हमें क्यों बधाई दे रहे हो? चलो मैं सेल लेकर आता हूँ, ढूंढ कर आता हूँ। सेल सेल सेल। क्रिकेट खेलने वाले हो? नहीं, मुझे बहुत पसंद है पर मैं खेलने नहीं वाला फिलहाल। देखो, ये दो आपकी फंगस की हैप्लॉइड नेचर की सेल्स है, क्योंकि फंगस आर हैप्लॉइड इन नेचर। ये फंगस है, ये भी फंगस है। ये दोनों कैसी है? हैप्लॉइड नेचर की। दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज हैप्लॉइड। जब ये फंगस की सेल आपस में फ्यूज करेगी, जब ये फंगस की सेल आपस में फ्यूज करेगी, तो सबसे पहले इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म था उनका फ्यूजन होगा। होगा नहीं होगा? अगर ये सेल आपस में फ्यूज कर रही है तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। किसका फ्यूजन होगा? साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। और उस फ्यूजन को हम प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन भी कह सकते हैं। तो जब ये दो फंगस की सेल आपस में फ्यूज कर रही है तो इसे फ्यूजन को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन। और ये सबसे पहली स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये फंगस की सेल है हैप्लॉइड नेचर, ये फंगस है हैप्लॉइड नेचर। ये दोनों जब फ्यूज होंगी तो हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म इनका फ्यूज हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म इनका फ्यूज हो रहा है, और दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्लियर? और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। तो अगर मैं आपसे बोलूं प्लाज्मोगेमी क्या होता है, तो प्लाज्मोगेमी इज द फर्स्ट स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इन विच साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन और प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन टेक्स प्लेस। क्लियर? उसके बाद जैसे ही ये दोनों सेल आपस में फ्यूज करेगी, इन दोनों के अंदर था न्यूक्लियस। क्या था इन दोनों के अंदर? न्यूक्लियस। अब ज्यादातर तो क्या होता है कि ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं डायरेक्ट इस तरह से। पर कभी कभार देखने को मिलता है एक बहुत ही छोटी सी स्टेज बनती है जहां पर ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, है ना? मतलब कि सबसे पहले साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, अब उसके बाद एक ऐसी स्टेज में बन जाती है जहां ये वाला न्यूक्लियस ये रहा और ये वाला न्यूक्लियस ये रहा।
दोनों सेल के दोनों हैप्लोइड सेल के न्यूक्लियस आ चुके हैं, अभी टकराए नहीं है, टकराएंगे आगे, बीच में एक ऐसी स्टेज भी बन जाती है और इस स्टेज को कहते हैं डाई कैरियोटिक फेज, क्योंकि डाई का मतलब दो, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, तो हो गए ना डाई न्यूक्लियस वाले, डाई कैरियोटिक वाले, तो दिस इज द डाई कैरियोटिक फेज। तो ये जो बना है ये होता है डाई कैरियोन, और ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये किसी किसी में बनती है, जैसे कि दिस फेज इज सीन इन some member of Basidiomycetes and Ascomycetes। Ascomycetes और Basidiomycetes के कुछ फंजाई मेंबर्स में ये देखने को मिलता है कि ऐसी स्टेज बीच में बन गई है जहां पर दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग हैं, अभी फ्यूज नहीं हुए। ज्यादातर तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन के बाद इन दोनों का भी फ्यूजन हो जाता है और इस तरह की स्टेज बनती है, पर कुछ मेंबर ऐसे हैं बेसिडियोमाइसिटीज के और एस्कोमाइसिटीज के जहां पर डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है, डाइकैरियोन फेज बनता है, जहां पर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आसानी से दिख जाते हैं। ठीक है सर। सबसे पहली स्टेप है प्लाज्मोगेमी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, बीच में बन जाती है कभी कभार किसी फैमिली के किसी मेंबर में, जैसे बेसिडियो के कुछ मेंबर में, एस्को के कुछ मेंबर में डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोन फेज बन जाता है। उसके बाद इन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है और इन दोनों न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगेमी कहते हैं। लिख लो बेटा, यहाँ पे क्या कहते हैं, कैरियोगेमी कहते हैं, कैरियोगेमी कहते हैं। पहले को कहते हैं प्लाज्मोगेमी जहां पर प्लाज्मा साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, और दूसरे को कहते हैं कैरियोगेमी जहां पर न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, और न्यूक्लियस फ्यूज होते ही यहां पर बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। सर एक बात बताइए, गड़बड़ नहीं लग रही? अरे गड़बड़ क्या लग रही, सब तो सही है, बढ़िया एकदम। सर एक छोटी सी गड़बड़ मुझे लग गई एकदम। सर ये जाइगोट तो डिप्लॉयड नेचर का होता है ना? हाँ हाँ, जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड नेचर का होता है। आप देखो ना, ये वाला न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, ये एन था, ये भी एन था, ये दोनों सेल एन एन थी, है ना, दोनों फ्यूज हुई, तो ये डिप्लॉइड ही बनेगा, है ना? हाँ सर यही दिक्कत है। अरे दिक्कत क्या है, डिप्लॉइड ही तो बनेगा। सर आपने क्या बोला था, फंजाई क्या होती है, हैप्लॉइड, और आपने रिप्रोडक्शन में फंजाई को बना क्या दिया, डिप्लॉइड। अरे रुको तो सही यार, अभी इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा इसमें, मियोसिस। और बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया कि मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में 2n से n हो जाता है। तो यहां पर हैप्लॉइड स्पोर बन गए भैया, मुबारक हो। और ये बने हैं मियोसिस से, किससे बने भाइयों, मियोसिस से, इसलिए इनको कहते हैं मियोस्पोर। क्या कहते हैं, मियोस्पोर। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही खो गया था मैं। क्लियर हुआ? तो मियोसिस से बने हैं तो मियोस्पोर कह दिया, और हैप्लॉइड नेचर हो गए क्योंकि मियोसिस से हैप्लॉइड बन जाता है। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। सर वो जो सेल्स थी वो कहाँ रखी, अरे वो रख दी मैंने। बड़ा मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था बस बॉलिंग करने ही वाला हूँ मैं। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम मोडाविस फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडीज, हियर वी डिवाइड फंजाई इनटू 4 क्लासेस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। नाउ इनका कंपैरिजन हम पढ़ लेते हैं, फाइको, एस्को, बेसिडो, ड्यूटेरो का। तो सबसे पहला है फाइकोमाइसिटीज। क्या है भैया, फाइकोमाइसिटीज, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि प्लांट को नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, प्लांट को नुकसान पहुंचा के ही जिएंगे, तो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। चलिए ठीक है, फाइकोमाइसिटीज आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ प्लांट। अगर मैं फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नेम देखूं, घरेलू नाम, कॉमन नाम इसका अगर मैं देखूं, तो फाइकोमाइसिटीज अगर पानी में है तो उसको कहेंगे एल्गल फंजाई। अगर फाइकोमाइसिटीज के मेंबर टेरिस्टियल है, लैंड पर रहते हैं, तो उसे कहते हैं कॉन्जुगेशन फंजाई। ठीक है सर। हम फाइकोमाइसिटीज देख रहे हैं जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है प्लांट के ऊपर। फिर आपने बोला कि फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नेम देखना है। फिर हमें पता लगा कि फाइकोमाइसिटीज दो जगह मिलता है, पानी में भी मिलता है, टेरिस्टियल भी मिलता है। पानी में मिलेगा तो उसे बोलेंगे एल्गल फंजाई, और टेरिस्टियल मिलेगा तो उसे बोलेंगे कॉन्जुगेशन फंजाई। कौन सी फंजाई भाइयों, कॉन्जुगेशन फंजाई। ठीक है। अब फाइकोमाइसिटिस का कॉमन नेम तो हो गया, एक्वेटिक है तो एल्गल फंजाई, टेरिस्टियल है तो कंजुगेशन फंजाई। फिर आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। किस में आते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में। अब इसे कैसे याद रखोगे, बेस, बेसिडियो, बेस कहां पर होता है, एकदम प्रॉपर बेस कहां पर होता है, क्लब में होता है। तो बेस कहां पर होगा, क्लब में होगा। तो बेसिडियोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज, इसका कॉमन नाम क्या है, क्लब फंजाई। फिर आता है एस्कोमाइसिटीज, इसका कॉमन नेम क्या है, सेक फंजाई। इसको कैसे याद रखोगे, एस
AC, नाम ही काम है ना। एस्कोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज, कॉमन नेम क्या है, सेक फंजाई, खत्म। फिर आता है ड्यूटेरो, इसको ऐसे याद रखो, दूर रहो, दूर 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 रहो। क्यों, क्यों सर ड्यूटेरो को दूर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इम्परफेक्ट है बेटा। कैसी है, इम्परफेक्ट, और इम्परफेक्ट दूर 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 रहो, है ना। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई, और इस बेचारे को इम्परफेक्ट कहते क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं बेटा। क्या एब्सेंट होते हैं, सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं। तो ये जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज, दूर रहो माइसिटीज, ये एक इम्परफेक्ट फंजाई है। और इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेसिडियोमाइसिटीज का कॉमन नेम, तो आपको पता है कि बेस कहाँ पर होता है, क्लब में होता है। फिर मैं आपको बोलूं एस्कोमाइसिटीज, तो स्पेलिंग आगे पीछे करनी है, सेक फंजाई। फिर मैं आपको बोलूं ड्यूटेरो, तो दूर रहो क्योंकि फंजाई इम्परफेक्ट आई है, इम्परफेक्ट फंजाई है क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं। और मैंने आपको यहाँ का तो पहले ही बता दिया, क्लियर। अब हैबिटाट की बात करते हैं। ये पानी में रहते हैं, मैंने आपको बोला ना, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं। तो कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पे भी रहते हैं। तो जो एक्वेटिक होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, और जो जमीन पे रहते हैं वो रेयरली पैरासाइट होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की, जिसका कॉमन नेम है क्लब फंजाई। ये जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ टेरिस्टियल होते हैं, जमीन पे मिलते हैं। कहाँ पे मिलेंगे, वुडन लॉक्स पे। वो जो लकड़ी काटते हैं, पेड़ काटते हैं, वो जो गोल सी रिंग्स होती है ना, नीचे का जो सिर्फ रह जाता है, पूरा पेड़ काट देते हैं। तो फाउंड ऑन ट्री स्टम्प्स एंड वुडन लॉक्स, क्लियर। उसके बाद एस्कोमाइसिटी, जिसका नाम है सेक फंजाई, ये भी आपको टेरिस्टियल मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, गाय के गोबर में मिलेगी। सर हमें ये याद है कि जो काउ डंग मतलब गाय के गोबर में मिलती है, उस तरह की फंजाई को हम कहते हैं कोप्रोफिलस फंजाई, क्लियर। उसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये बहुत ही अच्छे डीकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये बहुत ही अच्छे डीकम्पोजर होते हैं। ये सॉइल में मिलते हैं, टेरिस्टियल मिलते हैं, मतलब कि लैंड पर मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं, बहुत ही अच्छे गुड डीकम्पोजर होते हैं। और ये क्या करते हैं, अगर ये डिकम्पोज करेंगे, लेट सपोज ये सॉइल है ना, और यहाँ पर आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज यहाँ पर ये लीफ वगैरह पड़ी है। तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज अगर इसको तोड़ेगा, है ना, या डिकम्पोज करेगा, तो इससे जो भी मिनरल निकलेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वो सब कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा। और सॉइल में जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से मिनरल की रिसाइकलिंग कर रहा है। हमारी मिट्टी में मिनरल कम हो जाता है, उस मिनरल को रिसाइकल करने का काम होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज का। सर अभी तो आप इसे भगा रहे थे, अब इसका फायदा दिख गया तो इसको बुला रहे हो। बेटा दुनिया ऐसी है ना, मैं भी क्या कर सकता हूँ, है ना। तो जब तक साथ, क्योंकि जब तक मतलब, ऐसा ही हो गया लोगों का आजकल, मतलब साथ नहीं, मतलब तो फिर आप बिल्कुल भी साथ नहीं। चलो कोई बात नहीं, बैक टू द ट्रैक। फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, कॉमन नेम सबके याद है, हैबिटेट सबकी क्लियर हो गई। हैबिटेट का मतलब होता है लोकेलिटी, ये साले मिलते कहाँ पर है, साले हो गया, चलो कोई नहीं। माइसिलियम की बात करते हैं। माइसिलियम क्या होता है, अरे सर पता है कि एक अगर सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो उसे कहते हैं हाइफी। ऐसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलते गए मिलते गए मिलते गए तो उसे कहते हैं माइसिलियम। माइसिलियम सेप्टेट भी होता है, एसेप्टेट भी होता है। सेप्टेट में मोनोकैरियोटिक भी होता है, डाइकैरियोटिक भी होता है, अब तो हमें पता है सर। तो यहाँ का जो माइसिलियम होता है वो होता है एसेप्टेट, और साथ ही साथ सीनोसिटिक। सर सीनोसिटिक तो वही है ना, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हाइपी विच कंटेन मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, हाँ वही है ना। चलो, और यहाँ का जो माइसिलियम होता है, बेसिडियोमाइसिटिस का जो माइसिलियम होता है वो होता है सेप्टेट और ब्रांच्ड। सेप्टेट का मतलब कंपार्टमेंट, और ब्रांचिंग होती है इस तरह से, ठीक है। फिर एस्कोमाइसिटीज में सेप्टेट, और ड्यूटेरोमाइसिटीज भी सेप्टेट, क्लियर। ठीक है सर, सिर्फ एक ही जगह एसेप्टेट देखने को मिला, और वो है आपका फाइकोमाइसिटीज, क्लियर। चलिए उसके बाद फाइको, बेसिडो, एस्को, ड्यूटेरो। तो फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, कौन कौन से, जू स्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर। बेसिडोमाइसिटीज में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं। देखो मैं आपको दिखा के ले आता हूँ, मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज, क्लियर। चलो चलो आगे चलो, ठीक है सर। फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, जू स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं। एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर होता है वो होता है कोनिडिया। ड्यूटेरियम में भी कोनिडिया, क्योंकि कोनिडिया जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, MC मतलब कि मोस्ट कॉमन होता है बेटा, ठीक है।
उसके बाद आता है सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर फाइकोमाइसिटीज में कौन से होते हैं? जाइगोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर बेसिडोमाइसिटीज में कौन से होते हैं? नाम से पता लग रहा, बेसिडियोमाइसिटीज, तो सेक्सुअल स्पोर होगा बेसिडियोस्पोर। एस्कोमाइसिटीज तो सेक्सुअल स्पोर होगा एस्कोस्पोर। ठीक है सर, क्लियर हो गया। सेक्सुअल स्पोर की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल स्पोर अगर फाइकोमाइसिटीज में देखो तो जाइगोस्पोर। कौन सा स्पोर? जाइगोस्पोर। फिर बेसिडियोमाइसिटीज का बेसिडियोस्पोर और एस्कोमाइसिटीज का एस्कोस्पोर। बहुत इजी है सर। और ये लास्ट वाला जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, इसमें तो एब्सेंट होगा। एब्सेंट होगा, अरे याद करो, इसका कॉमन नेम क्या था? इम्परफेक्ट फंजाई। और इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्पोर ही नहीं होते थे, तभी तो हम इसे ड्यूटेरो, दूर रहो कर रहे थे। हाँ सर, याद आ गया। एब्सेंट होगा, यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो फाइकोमाइसिटीज में अगर सेक्सुअल स्पोर है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। इधर भी सेक्सुअल स्पोर है, प्रेजेंट। इधर भी सेक्सुअल स्पोर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। इधर सेक्सुअल स्पोर ही नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। क्लियर। फिर फ्रूटिंग बॉडी की बात करें। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब होता है विजिबल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? विजिबल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। किसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विजिबल है, किसके नहीं है, उस बेसिस पे है। तो फ्रूटिंग बॉडीज मतलब कि विजिबल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो फाइकोमाइसिटीज में विजिबल नहीं होते, इसलिए एब्सेंट लिखा है। बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसका नाम है बेसिडियोकार्प। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प। और ड्यूटेरो में नहीं होती। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है फाइको, बेसिडो, एस्को, ड्यूटेरो के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन और एग्जांपल, क्योंकि हमने पूरा तो मेनली क्लासिफिकेशन के थ्रू, डिफरेंसेस के थ्रू कवर कर लिया है। तो अगर मैं बात करूं फाइकोमाइसिटीज की, तो यहाँ पर एग्जांपल है। सबसे पहला आपको दे रखा है एल्ब्यूगो, है ना। एल्ब्यूगो जो होता है एक तरह का एक्वेटिक फॉर्म है फंजाई का। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। हो जाता है कभी कभी, पता नहीं क्यों हो जाता है। ठीक है, तो वापस बोल देता हूँ। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम फाइकोमाइसिटीज का। एग्जाम्पल सबसे पहला है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो एक तरह का एक्वेटिक फॉर्म होता है। एल्ब्यूगो एक तरह का ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। एल्ब्यूगो जो है ये करता है वाइट रस्ट। किसमें करता है? मस्टर्ड में। मस्टर्ड में ये वाइट रस्ट करता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्लियर। तो एल्ब्यूगो एक तरह का एक्वेटिक फॉर्म होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, वाइट रस्ट करता है मस्टर्ड में, और इसीलिए वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर भी कहा गया है। फिर बात करते हैं और एग्जांपल्स की फाइकोमाइसिटीज के। तो एक और एग्जांपल है राइजोफस। अरे सर, ये राइजोफस तो सुना सुना लगता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन समथिंग समथिंग, हाँ हाँ वही पढ़ा था ना। तो राइजोफस जिसको कहते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड, और म्यूकर जिसको कहते हैं पिन मोल्ड। आई रिपीट, राइजोफस ऑल्सो नोन एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड, PBM, और म्यूकर ऑल्सो नोन एज PM, मतलब कि पिन मोल्ड। क्लियर। ये राइजोफस और म्यूकर जो होते हैं ये टेरिस्टियल होते हैं और रेयरली पैरासाइट होते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला टेरिस्टियल है, रेयरली पैरासाइट है। मैंने फाइकोमाइसिटीज में पहले ही बता दिया था, अगर फाइकोमाइसिटीज है, टेरिस्टियल है, तो वो रेयरली पैरासाइट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल कि राइजोफस और म्यूकर जो है टेरिस्टियल होते हैं, रेयरली पैरासाइट होते हैं। और साथ ही साथ पाइथियम भी एग्जाम्पल हो गया आपकी फाइकोमाइसिटीज का। तो फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल देखे, एल्ब्यूगो हो गया, राइजोफस हो गया, म्यूकर हो गया। राइजोफस को कहते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड, म्यूकर को कहते हैं पिन मोल्ड, और ये दोनों ही टेरिस्टियल और रेयरली पैरासाइट होते हैं। और साथ में एक और एग्जाम्पल हो गया पाइथियम। उसके बाद बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की, तो इसको अच्छे से सुनना और समझना। एक एक लाइन आपको रिलेट करनी पड़ेगी। बेसिडियोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज मशरूम्स, यही है भाई, मशरूम्स। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज मशरूम्स इंक्लूड ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बोल। एनसीईआरटी लिखती है कि बेसिडियोमाइसिटीज में ब्रैकेट फंजाई भी है, पफ बोल भी है। ये आपको याद रखने नाम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बोल। अगर मैं आपसे बोलूं कि ब्रैकेट फंजाई और पफ बोल किसके क्लासिफिकेशन में आता है, फाइको, एस्को, बेसिडो, ड्यूटेरो, तो आपको पता होना चाहिए बेसिडियो। यहां पर कैरियोगेमी मतलब कि न्यूक्लियस का फ्यूजन, और न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद डिप्लॉइड स्टेज बनती है ना, जाइगोट। तो जाइगोट के बाद हमें कराना पड़ता था मियोसिस। तो यहाँ पर लिखा है हियर कैरियोगेमी मियोसिस अकर इन बेसिडियम। कहाँ पर होती है वो सब चीजें? बेसिडियम में होती है। और अगर मियोसिस हो रहा है तो जो मियोटिक स्पोर बनेंगे वो कितने स्पोर बनेंगे? जो मियो स्पोर बनेंगे वो कितने स्पोर बनेंगे? जो मियो स्पोर बनेंगे वो मियोसिस में 1 से 4 बनते हैं ना।
तो यहाँ पर लिखा है प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर, और ये बनते हैं एक्सोजीनियसली। कैसे बनते हैं बच्चों? एक्सोजीनियसली। तो जब कैरियोगेमी हो रहा है, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, उसके बाद जाइगोट बन रहा है, फिर मियोसिस हो रहा है, और ये जो मियोसिस हो रहा है इसमें एक सेल से 4 सेल बन रही है, मतलब कि 4 स्पोर बन रहे हैं, और ये जो स्पोर बन रहे हैं ये एक्सोजीनियसली बन रहे हैं। और ये जो कैरियोगेमी मियोसिस हो रहा है ये बेसिडियम में हो रहा है। क्लियर? बेसिडियम बोल लीजिए या बेसिडिया बोल लीजिए। ये बेसिडिया अरेंज इन फ्रूटिन बॉडीज, उसी को कहते हैं बेसिडियोकार्प। ये बेसिडिया जो होता है अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज, उसी को कहते हैं बेसिडियोकार्प। क्लियर? अब यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एगेरिकस। कौन सा रिकस? आगे, ऐसे याद रखो, आगे रिकस है ना। एगेरिकस कैसे याद रखोगे? एगेरिकस ये एक तरह का एडिबल है, डेलिकेशियस है, मतलब कि एडिबल है, खा सकते हैं। उस्टी लेगो, बेटा कुश्ती नहीं, उस्टी, उस्टी लेगो, स्मट है ना, उक्सीनिया, रस्ट फंगस, ये सब नाम दे रखे हैं इनके साथ में। तो एगेरिकस एक तरह का एडिबल मशरूम है, उस्टी लेगो एक तरह का स्मट है, पुक्सीनिया एक तरह का रस्ट फंगस है, और एक और होता है गेनोडर्मा। कौन सा डर्मा? गेनोडर्मा। ऐसे याद रख लो, गानों से डरे माँ। दिन भर चिल्लाते चिल्लाते तुम गाना गाते हो ना, तो गानों से डरे मात, गेनोडर्मा है ना, ये एक तरह का ब्रैकेट फंजाई है। तो एगेरिकस, उस्टेलेगो, पुक्सिनिया, गेनोडर्मा। क्लियर? और उधर क्या है? एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर, पाइथियम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स जो होते हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पे लिखा है मोस्टली, मतलब सारे तो नहीं होते ना, सारे नहीं होते, ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है पेनिसिलियम। क्या दे रखा है? पेनिसिलियम। पर कुछ यहाँ पर यूनिसेलुलर भी होते हैं, और यूनिसेलुलर का बेस्ट एग्जांपल क्या है? ईस्ट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। दे आर सेप्रोफिटिक, पता ही है आपको, मैंने बता ही दिया क्लासिफिकेशन में, फिर भी यहाँ पर मैंने और अच्छे से लिखा है कि जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, मोस्टली होते हैं, पर कुछ रेयरली यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया आपका। दे आर सेप्रोफिटिक, फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, डिकम्पोजर, डिकम्पोज करते हैं, पैरासिटिक, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, कोप्रोफिलस मतलब कि काउ डंग में मिलते हैं। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे कहते हैं एस्कोकार्प, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल है एस्परगिलस। क्या नाम है? एस्परगिलस, एस्परगिलस, मेरे साथ याद रखो, एस्परगिलस। क्लेवाइसेप्स, 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 बाइसेप, ट्राइसेप, बाइसेप है ना, क्लेवाइसेप। फिर न्यूरोस्पोरा। कौन सा स्पोरा? न्यूरोस्पोरा। और ये जो न्यूरोस्पोरा है एनसीईआरटी इसके लिए लिखती है कि ये जो न्यूरोस्पोरा है ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। आप यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा। तो अगर आपको पूछे ऐसी फंगस बताओ जो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में बहुत ज़्यादा यूज होती है, उस फंगस का नाम बताओ, और वो फंगस कौन सी क्लास में आती है वो बताओ, तो उस फंगस का नाम है न्यूरोस्पोरा, और वो आती है एस्कोमाइसिटीज में। क्लियर? चलिए फिर आती है मोरेल और ट्रफल। फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि मोरेल और ट्रफल किस क्लास में आती है? एस्कोमाइसिटीज। फिर पूछ सकते हैं कि मोरल और ट्रफल क्या एडिबल है, डेलिकेसीज है? एनसीईआरटी लिखती है डेलिकेशियस है क्या, खाने लायक है क्या? बिल्कुल है, एडिबल है, डेलिकेशियस है, खाने लायक है। ऐसे याद रख लो, ट्रफल केक नहीं आते क्या? मोरल ट्रफल खाने लायक ही है वो, है ना, एडिबल होते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं और सेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं, दोनों तरह के स्पोर बनते हैं आपके एस्कोमाइसिटीज में। तो जो एसेक्सुअल स्पोर है वो तो मोस्ट कॉमन स्पोर है, जिसका नाम है कोनिडिया। और ये जो कोनिडिया होता है ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक्सोजीनियसली मतलब बाहर की तरफ प्रोड्यूस होता है, और बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है कोनिडियोफोर, उसमें ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है सर, एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं उसका नाम है कोनिडिया। ये कोनिडिया जो है एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, और बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं कोनिडियोफोर। फिर उसके बाद सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर जो होता है यहाँ पर वो होता है एस्कोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर भी होता है, उसका नाम क्या है? एस्कोस्पोर। ये एंडो बनते हैं। तो ध्यान रखना कि एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो एक्सो बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज के जो सेक्सुअल स्पोर बनते हैं जिसका नाम है एस्कोस्पोर, वो एंडोजीनियसली होते हैं। और एंडोजीनियसली जिस स्ट्रक्चर में वो बनते हैं उस स्ट्रक्चर का नाम होता है एस्काई। क्या होता है? एस्काई, ASCI। और अगर सिर्फ
ये ना एक तरह की मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। अगर सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसको कहते हैं एस्कस। सिंगुलर को क्या कहेंगे? एस्कस कहेंगे। क्लियर? फिर वही फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होती है जिसको कहते हैं एस्कोकार्प। ये है यहाँ पे सीन। उसके बाद बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सम मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज आर सेप्रोफाइट और पैरासाइट, बट ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकंपोजर। मैं आपको पहले ही बता देता हूं ड्यूटेरोमाइसिटीज के लिए लाइन याद रखना कि कुछ ही मेंबर ड्यूटेरोमाइसिटीज के सेप्रोफाइट और पैरासाइट होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज के लार्ज नंबर में जो मेंबर होते हैं वो डीकंपोजर्स होते हैं, लीटर को डीकंपोज करते हैं। लीटर का मतलब ऑर्गेनिक मैटर को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को। ये सॉइल है, सॉइल की सरफेस पे ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, लीफ पड़ी है, स्टेम पड़ी है, कुछ भी पड़ी है, इसको डिकम्पोज करने आ जाते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। मैंने आपको पहले भी बोला ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, पर वो फायदेमंद है क्योंकि वो मिनरल की रिसाइकलिंग करता है सॉइल के अंदर। ये वही वाली बात यहां पर आपको बता रखी है। डीकंपोजर ऑफ लीटर मतलब कि डेड ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन सरफेस ऑफ सॉइल एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। एग्जाम्पल की बात करें, अल्टरनेरिया। क्या है? अल्टरनेरिया। कोले कोलेडोट्राइकम, ओके, कोलेडोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, चलो ये तो याद हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेट से ऐसे याद रखो, अल्टरनेरिया, कोलेडोट्रिकम या कोलेडोट्राइकम। क्लियर? पाइको एस्को बेसिडो ड्यूटेरो, पाइको एस्को बेसिडो ड्यूटेरो। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्लांटी और एनिमिलिया। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये जो प्लांट और एनिमल आपको यहाँ पर दे रखे हैं इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, ये पूरा प्लांट आपको पढ़ना है। प्लांट मॉर्फोलॉजी आप पढ़ोगे, प्लांट एनाटोमी आप पढ़ोगे, और ये पूरा एनिमल आपको पढ़ना है यार। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकार्डोमेटा, कोर्डेटा, सिफिलोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, दुनिया भर की चीजें पढ़नी है। यहाँ पर सिर्फ 4 लाइन दे रखी है, वो बस ऐसे ही दे रखी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो, प्लांट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट जो होते हैं यूकेरियोट्स होते हैं। ऑब्वियसली हमने वो टेबल देखी थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया की, तो वहां पर भी हमने देखा था कि प्लांट जो होते हैं वो यूकेरियोट होते हैं। प्लांट में क्लोरोफिल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कुछ प्लांट के मेंबर जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, पार्शियली वाले। सर एक बात बताओ, पागल वागल है वो, भांग वांग पी ली क्या आपने? क्यों, क्या हुआ? अरे सर प्लांट है, प्लांट तो ऑटोट्रॉफ होते हैं ना, खुद का खाना खुद बनाते हैं। अरे हाँ भाई, प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। पर कुछ प्लांट, कुछ नालायक प्लांट पार्शियली, पूरी तरह से नहीं, पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो ऐसे बोलो ना यार, कौन कौन से हैं वो? अरे कुछ प्लांट है जो पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया या कोई पैरासाइट हो गया। सर ये इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है और ये पैरासिटिक प्लांट कौन सा है जो पार्शियली हेटरोट्रॉफ है? जैसे कि ब्लैडर वोट और वेनस फ्लाई ट्रैप, ये दोनों ही इंसेक्टिवोरस है। ब्लैडर वोट और वेनस फ्लाई ट्रैप, ये इस तरह से रहते हैं, ये प्लांट ऐसे बैठे, इंसेक्ट दिखा दिखा दिखा, ऐसे अंदर ले। तो ये ब्लैडर वोट और विनस फ्लाई ट्रैप, क्या एग्जांपल है? ब्लैडर वोट और विनस फ्लाई ट्रैप, ये दोनों ही इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट को खाते हैं, तो ये पार्शियल हेटरोट्रॉफ हुआ है। ठीक है सर, इंसेक्टिवोरस तो समझ में आ गया, ब्लैडर वोट और आपका विनस फ्लाई ट्रैप, है ना। ये पैरासिटिक प्लांट, हाँ हाँ, कसकटा, कसकटा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, चलिए ठीक है सर। यूकेरियोटिक सेल है, बिल्कुल है। प्लांट में सेल वॉल होती है, बिल्कुल होती है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, बिल्कुल बनी है। प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, बिल्कुल होता है। ये सब चीजें आपको पता है कि प्लांट की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट में सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल मिलेगा, प्लांट एक यूकेरियोटिक है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। अब प्लांट की लाइफ साइकिल दो तरह से होती है, एक होती है डिप्लॉइड, चलो कितना अच्छा हुआ यहाँ पे भी डिप्लॉइड, 2n, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक। एक होती है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक। तो मान लीजिए ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है, दिख रहा है ना। एक होती है डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक, एक होती है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, मतलब कि स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक, इस तरह से चलती रहती है। स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तब जाके प्लांट की एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। और इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
क्लियर हुआ? चलिए, तो ये प्लांट के बारे में है। अब एनिमल को आप नहीं जानते क्या भाई? हमारी बात हो रही है हमारी। क्या हम हेट्रोट्रॉफिक है? हाँ सर, हम तो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, हम तो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, हम कौन सा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं? तो एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। क्या हमारे अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है? बिल्कुल सर, हमने टेबल पढ़ी थी जहां पर आपने बताया था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, पहले खाएंगे फिर पचाएंगे। ठीक है। क्या हमारे अंदर कोई सेल वॉल है? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, अगर सेल वॉल होते तो हम हार्ड नहीं होते क्या? हम तो बिल्कुल मासूम से मुलायम मुलायम से है, मतलब कि हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है बस। तो हम हेट्रोट्रॉफिक हैं, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलर है, सेल वॉल हमारे अंदर नहीं होती। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं खाना खाने के लिए। हमारे अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है, जो रिजर्व फूड होता है, वो ग्लाइकोजन होता है या फिर फैट, फैट जम जाता है ना, फैट फैट होता है। हमारे अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हमारे अंदर ग्रोथ तो होती है। हमारी हाइट में देखो, मैं हुआ था जब इतना सा था बेचारा, है ना, अभी देखो इतना बड़ा हो गया। मेरी ग्रोथ तो हुई है, पर ऐसा थोड़ी ना है कि मेरी ग्रोथ कंटिन्यूअस होती रहेगी, मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, नहीं भाई। तो यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती है दे फॉलो ए डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न। एक डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं। एडल्ट्स में ग्रो होते हैं एक स्पेसिफिक शेप में और एक स्पेसिफिक साइज में ग्रो होते हैं। ऐसा नहीं है कि फैलता जा रहा हूँ फैलता जा रहा हूँ फैलता जा रहा हूँ, नहीं। डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न होता है। ठीक है। और जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, जैसे कुछ छोटे छोटे एनिमल, देखो छोटे छोटे एनिमल है, छोटे छोटे एनिमल। तो छोटे छोटे एनिमल से जब आप बड़े एनिमल की तरफ जाते जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर सेंसरी फंक्शंस भी हैं। आप देखो मेरे पास सेंसरी है ना, आंखें हैं, है ना, सेंसरी फंक्शंस भी हैं। न्यूरोमोटर मैकेनिज्म भी है। न्यूरोमोटर मैकेनिज्म का मतलब, मैंने कुछ टच कर दिया, मुझे गर्म लगा, मैंने हाथ हटा लिया तुरंत, भाई बहुत गर्म है। न्यूरोमोटर मैकेनिज्म है, सिग्नल जा रहा है, सिग्नल आ रहा है, एकदम प्रॉपर मैकेनिज्म है। और ज्यादातर एनिमल जो बड़े होते हैं, जो डेवलप्ड होते हैं, वो लोकोमोशन कर सकते हैं। क्या मैं लोकोमोशन कर सकता हूँ, मूवमेंट कर सकता हूँ? कर ही रहा हूँ ना। ठीक है, कर सकता हूँ, सही लिखा है। और इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि कॉपुलेशन, कॉपुलेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना। कॉपुलेशन बोल लीजिए, रिप्रोडक्शन बोल लीजिए, एक ही बात है। मेल फीमेल होती है, यहाँ पर एम्ब्रियो वगैरह बनता है, पता ही है आपको। मेल गेमेट फीमेल गेमेट फ्यूज होने के बाद जाइगोट, फिर एम्ब्रियो। कॉपुलेशन जो होता है एनिमल्स में। ठीक है। फिर आप देखेंगे चैप्टर 4 में देखेंगे, एनसीईआरटी खुद लिखती है कि भाई अभी तो मैं बस ऐसे ही नाम बताने आया हूँ, है ना, तुम देखोगे बहुत अच्छे से देखोगे, अलग अलग फाइला देखोगे। क्लियर? तो आज हमने फंजाई को, प्लांट को, एनिमल को बहुत ही डिटेल स्टडी करा है, बहुत ही प्यार से स्टडी करा है। जिसमें फंगस को तो हमने बहुत ही प्यार से स्टडी करा है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, मेरे साथ बोलो। फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। फिर हमने तो ये भी देखा सर, हाइपी क्या होता है, माइसिलियम क्या होता है, माइसिलियम सेप्टेड भी होता है, एसेप्टेड भी होता है, मोनोकैरियोटिक भी होता है, डाइकैरियोटिक भी होता है। सेक्सुअल स्पोर भी देखे, एसेक्सुअल भी स्पोर देखे। एसेक्सुअल स्पोर जिसमें एब्सेंट होते हैं उसका नाम भी हमने देखा, वेजिटेटिव वाला। और हमने एसेक्सुअल स्पोर में कोनिडिया मोस्ट कॉमन होता है, बहुत कॉमन होता है, वो भी हमने देखा। उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, वो थिक भी होती है, ये भी हमें पता है सर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले सर प्लाज्मोगेमी कराई, फिर डाइकैरियन स्टेज बनाया, फिर डाइकैरियोटिक फेज आई, फिर उसके बाद हमने कैरियोगेमी कराई, कैरियोगेमी के बाद हमने मियोसिस कराया, ताकि हमारा जो है हैप्लॉइड स्पोर ऑफ फंजाई बन जाए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन पे, और ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर पे जाकर। हमारे बोल दिया मैंने, प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशंस को, आपकी एप्लीकेशन को, जिसका नाम है डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, जहां पर आपको नीट का कोर्स मिलेगा। उसमें एनरोल होइए, ताकि ये पीडीएफ, इससे रिलेटेड एमसीक्यू, प्रैक्टिस एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, सब कुछ आपको मिल जाए। ठीक है। और 24/7 चैट सपोर्ट भी वहां पर रहता है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए नीट जेई ऑर्बिट, जो कि असल में डेप्थ ऑफ बायोलॉजी ही फाउंडर है उसका। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।